बताया जाता है कि अमजद साहब पर इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स हुई जी। ये कहाँ और किस जगह पर हुई और उनसे कैसे बचे थे अमजद साहब? बलूच कॉलोनी के पुल के ऊपर उनको फैमिली के साथ चेस किया जा रहा था, तो वो गाड़ी तेज चलाते थे तो उस टाइम पे बच गए। मेरी दादी भी थी उस गाड़ी में मौजूद, मेरी एक पप्पो भी थी, मेरी वालदा भी थी और मेरे वालिद साहब भी थे उसी गाड़ी में। फिर एक दफ़ा प्रोग्राम से वापसी आते हुई उन पे फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी पे भी 1-2 पुरानी गाड़ी के ऊपर शॉट्स लगे थे। असला मौजूद था ऑन स्पॉट, तो उन्होंने फायर बैक किया और वो मामला तीसरी दफ़ा ऐसी हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब अब्बा यूएस टूर की अभी मैंने जिक्र किया, जब यूएस टूर का वीज़ा के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे थे, 4 लोग हमारे घर के अंदर एंटर हुए। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि डायरेक्ट घर के अंदर एंटर हुए। पप्पो ने एक्सक्यूज भी किया कि भाई आप लोग कौन हैं और क्यों अंदर घुस रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अमजद साबरी कहाँ है। सुना है कि अमजद साबरी और उनके साथियों को एक बार इंडिया में भी अगवा करने की कोशिश की गई थी। प्रोग्राम करके रास्ते में झांसी पड़ना था, रात को उनके अगले दिन दिल्ली से वापसी पाकिस्तान की फ्लाइट थी। बाय रोड सफर था उनका, तो हाईवे के ऊपर की कोई पंजाबी से थे, उनका ढाबा आया, अलग माहौल था, हंसी मजाक गाने वगैरह करते हुए सब जा रहे थे। वहां पर जब उतरे हम बैठे तो दादा की कवाली चल रही थी हमारी, और उसी ढाबे पे वहाँ टेबल वगैरह साफ हुई, वही हारमोनियम वगैरह रखा, उनके डाकू वगैरह आ गए थे। सर क्या सूरत हाल थी जब खबर आ चुकी थी कि वालिद साहब को शहीद कर दिया गया है? सुबह हमारे ना थोड़े फिल्मी मिजाज के आदमी थे, शुगर के भी मरीज से, डायबिटीज़ के, तो उनकी कोई कमर पे वो चीरा वगैरह लगा था किसी चीज़ पे, तो वो अक्सर उसको कहते रहते थे कि ये गोली का निशान है, ये गोली का निशान है। तो उस चीज़ को हम रिकॉल करते रहे बार बार, लेकिन जब तक बॉडी जब हमारे सामने नहीं आई तब तक हम यकीन करना बहुत मुश्किल था। दादी ने ये बात बताई थी कि जिस दिन अमजद साहब को शहीद किया गया था तो उनका कुछ अलग ही माइंड था और अलग ही मूड था। सबसे छोटे भाई से तो मेरे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी डांट के या उस तरीके से बात नहीं की थी, तो उस दिन उसको मार भी पड़ी, चमाटा भी पड़ा। अच्छा, क्या लगता है आने वाले वक्त में अमजद साबरी की जगह कौन ले सकता है? कि आपके प्लेटफॉर्म्स में एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि कंपेयर करना छोड़ दें। वो अब्बा थे, हाँ कुछ आदतें उनके अंदर उनसे हम में आई होंगी, लेकिन हम हैं। अगर आप कवाली सुना दें। जब वक्त नज़र आएगा दीदार MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज अमजद साबरी शहीद को हमसे बिछड़े 8 साल हो गए हैं। रमजान के अंदर उन्हें शहीद कर दिया गया था। शहीद करने की क्या वजूहात थी और उनकी किन से इख्तलाफात थे और उनको क्यों शहीद किया गया, इसके साथ साथ उनके शहीद करने के बाद उनकी फैमिली पर क्या गुजरी, किस तरीके से क्या मुश्किलात दरपेश हुई और वो उनकी जो फैमिली है वो कराची छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमजद साबरी शहीद के बड़े साहबजादे मुजद्दद साबरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप सर, अमजद साबरी साहब 8 साल आज मुकम्मल हो गए हैं उन्हें इस दुनिया से गए हुए। सर क्या मुश्किलात थी, और सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि ये खबर जब आप लोगों के कानों में आई या आपने सुनी तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? 16 रमज़ान 2016 पे चलते हैं। उस दिन मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि अब्बा का मूड थोड़ा सा ऑफ था और सब थोड़ा सा रफ बात कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ खेल भी रहे थे, लूडो वगैरह भी खेल रहे थे। एकदम उनका कॉल टाइम का टाइम हुआ, उन्होंने अपनी तैयारी पकड़ी और चले गए। कुछ मिनट्स बाद, आधे घंटे 40 मिनट बाद हमें एक बुजुर्ग अंकल हमारे घर की तरफ आते हैं, हमारा गेट नॉक करते हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अमजद साबरी को किसी ने गरीबाबाद पे फायरिंग कर दी है, हलाक कर दिया गया। तो ये सबसे पहले तो हजम करना ही बहुत मुश्किल चीज़ थी हमारे घर के बड़ों के लिए। फिर देखते ही देखते कुछ, मैं सेकंडों में बात करूं कि मिनटों में बात करूं, मुझे खुद नहीं समझ आता कि हमारा रोड और गली लोगों से ही भर गई थी। कि जिस तक वो न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ पे चल गया था हर जगह, जिस बंदे को खबर मिल रही थी वो हर बंदा हमारे घर ही पहुंच रहा था। तो गली हो, रोड हो, सब खचाखच भर गए थे अवाम ही अवाम से। हमारी फैमिली कुछ किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी कंफर्म नहीं पता था कि कौन से हॉस्पिटल में हैं और किधर हैं, कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में किस में गए। कुछ लोग हमारे किसी हॉस्पिटल आगा खान जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, जिन्ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जा रहे हैं। बिल्कुल सब, एक तो बिल्कुल परेशानी का माहौल हो गया था घर में, कुछ किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा हो भी सकता है। जब गए फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान हॉस्पिटल के अंदर
हमें बॉडी मिली तब जाके हमको प्रॉपर इन्फॉर्म हुआ कि भाई अब ये हो गया, क्योंकि इंसिडेंट जब हुआ तो पहले 4 शॉट्स लगी थी जिसमें ऑन स्पॉट डेथ नहीं हुई थी। तो वहाँ पे कोई जख्मी थे। एनी शाहिदीन कोई खातून थी, उन्होंने फरमाया कि ये अमजद साबरी, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि ये अमजद साबरी हैं, ये इनमें भी सांसें हैं, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। तो ये आवाज़ उन्हीं शूटर्स तक पहुंची है, वापस वो रिटर्न यू टर्न लेके आए और उन्होंने फिर 2 फायर मारे, जो मेरे ख्याल से एक आंख पे लगा था और एक फोरहेड पे लगा। तो टोटल उससे कितनी गोलियां लगी थी? 6 फायर उन्होंने जो रिकॉर्ड में न्यूज़ में 6 फायर का है, और जिसमें जो आखिरी के 2 फायर थे उसमें ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी, उसमें फिर जान बची नहीं थी। अच्छा, 16 रमजान से पीछे चलते हैं एक हफ्ता, क्या सूरत हाल थी? बोलते हैं कि बड़ा अमजद साहब कह लें थोड़ा सा डिस्टर्ब थे थोड़ा सा, मैं एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन एक वाकया ऐसा है कि वो डिस्टर्ब ऐसे थे कि रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले वो यूएस ट्रिप पे थे, अपने यूएस टूर पे थे। तो जब वहाँ से वो आए थे तो हम फैमिली उनको रिसीव करने के लिए गई थी एयरपोर्ट। तो वहाँ पे वो थोड़े से परेशान हुए थे और वो हमारे साथ गाड़ी में, हमारी गाड़ी में नहीं आए थे, वो अपनी गाड़ी में अकेले उन्होंने कहा था नहीं, मतलब हमें डांट के कहा कि तुम अपनी गाड़ी में बैठो और हमें घर आके मिलते हैं। तो उस टाइम पे तो हमें इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ तो हो सकता है कि इसकी कोई गाड़ी हो कि वो हमारे साथ फैमिली के साथ बैठना नहीं चाह रहे थे गाड़ी के अंदर, और उन्होंने कहा कि घर आके। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलार्मिंग था, पहले से ही उनको कुछ ऐसा था महसूस कि वो यूएस के ट्रिप पे थे, उसके बाद आप लोग उनको पिक करने के लिए गए हैं, एयरपोर्ट खुश आमदीद करने के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपनी गाड़ी के अंदर भेज दिया और खुद दूसरी गाड़ी के अंदर है। मतलब कुछ चल रहा था। अब हो सकता है कि कुछ चल रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको मैंने बताया उस टाइम पे भत्ता वगैरह का भी एक इल्ज़ाम सा लग रहा था, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बन रहा था हमारे इलाके में ही। तो वो मोस्टली लोगों को लगता था कि वो हमारा प्रोजेक्ट है, कि वो जो पूरा बिल्डिंग्स वगैरह बन रही जो प्रोजेक्ट है वही हमारा है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं था, क्योंकि हम लालू खेत के रहायशी हैं, लियाकताबाद के रहायशी हैं। वो उसी इलाके में 10 नंबर पे वो प्रोजेक्ट बन रहा था। तो जो भी उसके डेवलपर्स हैं उन्होंने एज अ एड के लिए मीडिया पार्टनर और सही अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए उन्हें एज अपनी एड कैंपेन के अंदर लिया था। तो अक्सर ये लोग भी कहते हैं कि वो भत्ता वगैरह का था, लेके जा रहे थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ये चीज। ना बाबा ने आज तक इस मामले में आपसे कभी घर में फैमिली से, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे क्या फैमिली से भी कभी डिस्कस नहीं की होगी, क्योंकि ये बड़ा बहुत समझ लें कि नाजुक टॉपिक है। मुझे हो सकता है कि उनके कुछ करीबी दोस्त मेरे तायाबू से शायद शेयर की उन्होंने, हो सकता है मेरी दादी से शेयर की हो, लेकिन हाँ हमसे इस हवाले में कुछ भी बात नहीं की उन्होंने। उस वक्त आपकी उम्र भी बहुत कम थी। तो अच्छा, बताया जाता है कि अमजद साहब पर इससे पहले 3 अटेम्प्ट्स हुई जी, ये कहाँ और किस जगह पर हुई और उनसे कैसे बचे थे अमजद साहब? सही, एक मैंने आपको बताया कि बलूच कॉलोनी के पुल के ऊपर उनको फैमिली के साथ चेस किया जा रहा था, तो वो गाड़ी तेज चलाते थे तो उस टाइम पे बच गए। अच्छा, आपकी फैमिली पूरी साथ थी? मेरी दादी भी थी उस गाड़ी में मौजूद, मेरी एक पप्पो भी थी, मेरी वालदा भी थी और मेरे वालिद साहब भी थे उसी गाड़ी में। अच्छा। तो तब अब्बा ने गाड़ी तेज चलाई और वो वहाँ से निकल गए। फिर एक दफ़ा प्रोग्राम से वापसी आते हुई उन पे फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी पे भी 1-2 पुरानी गाड़ी के ऊपर शॉट्स लगे थे, लेकिन तब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ। किस जगह पर? ये कौन ये पार्किंग प्लाजा। अच्छा, सदर में। तो उसके साथ मेरे अब्बा वाले के साथ 4 लोग और मौजूद थे गाड़ी में, जो उनके दोस्त भी थे और कुछ कजन्स भी थे। तो उनके पास भी असला मौजूद था ऑन स्पॉट, तो उन्होंने फायर बैक किया और वो मामला डिफेंस के लिए फायर किया। तो वो मामला वहीं सॉर्ट आउट हो, वो निकल गए, वो लोग भी भाग गए और फिर गाड़ी इन्होंने भी तेज चला ली। तीसरी दफ़ा ऐसी हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब अब्बा यूएस टूर की अभी मैंने जिक्र किया, जब यूएस टूर का वीज़ा के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो कि उनकी गाड़ी हमारे घर से निकली है और आधे घंटे बाद जो है वो 4 लोग हमारे घर के अंदर एंटर हुए। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि डायरेक्ट घर के अंदर एंटर हुए, क्योंकि आप हमारे इलाके में आएंगे तो वो एक तो है भी हमारा सारा कंजेस्टेड एरिया और आगे पीछे सब हमारे ही रिश्तेदार है, जानने वाले, पता नहीं कितने सालों से वहीं रह रहे हैं। तो वो एकदम ही गेट के अंदर घुसे। मेरी पप्पो ने एक्सक्यूज भी किया कि भाई आप लोग कौन हैं और क्यों अंदर घुस रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अमजद साबरी कहाँ है। तो पहले हमने ज़बरदस्ती वगैरह की उनके साथ कि भाई आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया जब कि अब्बा तो जा चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, न कुछ लिया। उन्होंने अपनी पहले तलाशी ली कि अमजद साबरी को घर में ढूंढा। अच्छा। और फिर वो अपनी बाइक को बैठे और चले गए। हाँ, उस केस के बाद अब्बा ने मेरे गार्ड भी रखे थे और हमारे घर मतलब काफ़ी, क्योंकि ओपन सा घर बना हुआ था, फिर वो ग्रिल्स वगैरह लग गई चारों तरफ,
खिड़कियों में और जो गैलरीज के ऊपर ओपन स्पेस थी वहाँ ग्रिल्स लग गई, कैमरेज लग गए, सारा सीसीटीवी फुटेज लग गई सारी जगह। फिर अब्बा ने 2 गार्ड भी रखे, लेकिन फिर उनका ये मानना था, ये चीज़ मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा था कि गार्ड ही खुद हरामी होते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे बेहतर यही है कि मैं खुद अपना सेल्फ डिफेंस करूं। तो उन्होंने वो गार्ड्स को भी फायर कर दिया। उनको पसंद नहीं था अपने साथ गार्ड्स वगैरह लेके चलना, प्रोटोकॉल लेने हाँ, की वो आदत नहीं थी और पसंद भी नहीं था उनको ये सब चीज़ें। तो उन्होंने वो गार्ड्स वगैरह खत्म कराए और उसी के कुछ टाइम बाद 16वें रमज़ान को ये अच्छा वाक़या पेश आ गया। मुजद्दिद साहब, मुझे ये बताएं, 16वें रमजान को सुना है आप उस टाइम जख्मी थे या फ्रैक्चर? हाँ, मेरा पाँव फ्रैक्चर था। उससे कुछ टाइम पहले 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हम रमज़ानों में जैसे यूजुअली बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, हम खेलते हुए मेरे पाँव में चोट लगी थी। अब्बा ट्रांसमिशन से आए थे और उन्होंने वही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। एयू क्लिनिक हमारे बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड्स और अब्बा के जानने वाले हैं। जी जी, डॉक्टर जुनेद शाह साहब, इमरान अली शाह साहब डैडी के बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो फिर वो वहीं लेके गए, उन्होंने ही मेरे प्लास्टर वगैरह किया था। सर क्या सूरत हाल थी जब खबर आ चुकी थी कि वालिद साहब को शहीद कर दिया गया है? उस वक्त क्या दिमाग पे क्या चीज़ें तारी थी? टू बी वेरी फ्रैंक्स, अगर मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि अच्छा अब्बा हमारे ना थोड़े फिल्मी मिजाज के आदमी थे, तो वो अक्सर कहते रहते थे, तो मैं अपने आप को पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैंने ये सोचा था कि अगर ऐसा वाकया पेश आया भी होगा तो अब्बा अभी भी हंसी रहे होंगे, बोले होंगे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तक हमने बॉडी नहीं देखी थी तब तक मेरे दिल में यही था कि कुछ नहीं हुआ होगा। अब्बा ऐसे ही बैठे हुए हंस रहे होंगे कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से शुगर के भी मरीज थे, डायबिटीज के, तो उनकी कोई कमर पे वो चीरा वगैरह लगा था किसी चीज पे, तो वो अक्सर उसको कहते रहते थे कि ये गोली का निशान है, ये गोली का निशान है। तो उस चीज को हम रिकॉल करते रहे बार बार, लेकिन जब तक बॉडी जब हमारे सामने नहीं आई तब तक हम यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो किस किस्म के फिल्मी मिजाज थे, क्या आप लोग ऐसे कहते रहते थे? हाँ, हंसी मजाक और एक जॉलीनेस तो थी, थोड़े से हमसे ज्यादा फ्रैंक ही थे। और हाँ, सीरियस बातें इतनी नहीं करते थे, वो सीरियस बातों के लिए अम्मा को आगे कर देते थे। हमसे ज्यादातर हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, क्या हो चल करने चले, या उन लॉन्ग ड्राइव का बड़ा शौक था, बच्चों को बिठाया हम गाड़ी में और हम निकल गए, ये वाला हिसाब किताब था हमारे साथ। अच्छा, सुना है कि अमजद साबरी और उनके साथियों को एक बार इंडिया में भी अगवा करने की कोशिश की गई थी। अगवा नहीं कहूंगा मैं आपको, एक दफा मेरे ख्याल से वो कहीं से प्रोग्राम करके रास्ते में झांसी पड़ना था, रात को उनके अगले दिन दिल्ली से वापसी पाकिस्तान की फ्लाइट थी, तो वो कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में झांसी पड़ता है, तो झांसी के बड़े मशहूर हैं जो उनके डाकू वगैरह हैं, जो उनके डकैत हैं, बड़े मशहूर हैं, वो लंबे लंबे हाइट के, तो वो बाय रोड सफ़र था उनका। तो वहीं कहीं रास्ते में ही हाईवे के ऊपर कहीं कोई पंजाबी से थे, उनका ढाबा आया, तो सब लोगों ने प्लान किया, क्योंकि एक बाय रोड पूरी जो हाईवेस होती है उसके अंदर कोस्टर में पूरी टीम जा रही थी, तो एक अलग माहौल था, हंसी मजाक गाने वगैरह करते हुए सब जा रहे थे। तो चाय पीने का मूड हुआ तो ब्रेक लगवा लिया। अब्बा मेरे चाय नहीं पिया करते थे, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो, ड्राइवर ने कहा, एक सरदार जी से उन्होंने कहा कि साहब मैंने चाय पीनी है, तो फिर अब्बा ने बाकी टीम वालों से पूछा कि भाई पीनी है, वो वहाँ रुक गए, तो हम उतरे, वो एक सिख का ढाबा था, ये स्टोरी हमने सुन रखी है कि वहाँ पर जब उतरे हम बैठे तो दादा की कवाली चल रही थी हमारी। अच्छा। तो फिर जब कवाली उन्होंने उतर के सुनी, तो वो ड्राइवर भी हमारे सिख थे और जो वो ढाबे वाले थे वो भी सिख थे, तो उन्होंने उनको बताया कि जो आपको पता है ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा जी बताइए। जो उन्होंने कहा जो कवाली आप सुन रहे हैं ना, ये उन्हीं के बेटे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने फरमाइश की और उसी ढाबे पे वहाँ टेबल वगैरह साफ हुई, वहीं हारमोनियम वगैरह रखा, और वहीं जो है उन्होंने, उनके डाकू वगैरह आ गए थे, नज़र वगैरह भी लिए उनसे, लेकिन फिर ये है कि उनको कवाली सुनाने के बाद उन्होंने कहा यहाँ से जितना भी रेड जोन का एरिया है, खतरनाक एरिया है, हमारे गार्ड्स आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे। आप अच्छा, तो डाकू भी वहाँ पहुंच चुके थे? जी, क्योंकि वहाँ के डाकू ही मशहूर थे बेसिकली। अच्छा। तो जब सरदार साहब को पता चला कि साबिर साहब के बेटे हैं और ये उनकी फैमिली है, तो उन्होंने कहा कि हमारे गार्ड्स जो है यहाँ के आपको सेफ एरिया तक पहुंचा देंगे, मतलब आपने सुबह दिल्ली पहुंचना है एयरपोर्ट तक, आपको वहां तक सिक्योरिटी मिल जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। तो मतलब वहां भी कवाली सुनाए बगैर जान नहीं छुट्टी थी? बस वो उन्होंने, क्योंकि माशाल्लाह वो फैन थे, उन्होंने तो कलाम ऐसे ऐसे पूछे कि जो अब्बा भी, क्योंकि दादा के कुछ कलाम ऐसे हैं कि जो बहुत रेयरली सुनने वालों को ही पता है कि ये कलाम है, और वो फरमाइशें आई। तो फिर अच्छा, अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, तो जो रेयर कवालियों की फरमाइश करते हैं ना, तो अच्छा लगता है और सुनाने का दिल करता है, क्योंकि जो मशहूर होती है वो तो हर कोई सुन लेता है, 2-3 जो हैं वो मशहूर हैं, जो तो मशहूर है वो तो सब सुन ही रहे हैं, लेकिन जो रेयर वाली होती है ना, वो सुनाने में ज्यादा मजा आता है। और फिर उन्होंने सुना और फिर एयरपोर्ट तक पहुंचाया भी। अच्छा, आपकी दादी ने ये बात बताई थी कि जिस दिन अमजद साहब को शहीद किया गया था, उस दिन वो सुबह से
उनका कुछ अलग ही माइंड था और अलग ही मूड था, तो ये क्या था सब कुछ? डिस्टर्ब तो थे वो, थोड़े से भाइयों पे भी थोड़ा गुस्सा किया था, और बाकी सब चीज मतलब नॉर्मली तो इतना गुस्सा नहीं किया था उन्होंने, या फिर हमें इतना फील नहीं हो गया ये अपसेट है मेंटली या कुछ। लेकिन हाँ अब रियलाइज करते हैं तो फील होता है कि हो सकता है कि उस टाइम पे वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा सबसे छोटे भाई से तो मेरे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी डांट के या उस तरीके से बात नहीं की थी। तो उस दिन उसको मार भी पड़ी, चमाटा भी पड़ा एक, अच्छा। और डांट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी। तो हम, क्योंकि अच्छा हमारी तो फैमिली में वैसे ही, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते, एक बच्चे को डांट पड़ती थी सब समेट के बैठ जाते थे कि हमारी बारी ना आ जाए, बारियां चलती थी उसके बाद तो। कि कहीं हम न लपेटे में आ जाए। तो ऐसे ही हुआ, और भाई मेरे मदरसे नहीं जा रहे थे, मदरसे का टाइम था, सिपारा नहीं पढ़ रहे थे, तो इस चीज़ पे उनको मार भी पड़ी और डांट भी पड़ी। अच्छा, आपकी उम्र 12 साल थी जब अमजद साहब को शहीद 13 किया साल गया। एग्जैक्टली, टू बी वेरी एग्जैक्ट 13 साल में। 13 साल, 12 से 13 साल की उम्र थी। उस अमजद साहब के जाने के बाद क्या क्या मुश्किलात दरपेश हुई? मुश्किलात तो बहुत आई, एक समझ लें कि हमारे छत से सर से छत छिन गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि कुछ हमारे अब्बा की नेकियां उनके जाने के बाद काम आई, और बहुत सारे लोगों ने हमें सराहा, बहुत प्यार किया, आज तक लोग कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। बस मैं इसी चीज़ पे यही कहूँगा कि मुश्किलात तो बहुत आई हैं, लेकिन अब मैं आपको मुश्किलात ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा कि हमने क्या क्या फेस किया, क्या क्या नहीं तो किया। फेस आप हाँ, जो किए वो बता सकते हैं? मैंने दुनियादारी फेस की, क्योंकि अब्बा के इंतकाल के बाद जब और मुझे ऑन एयर लेके आया गया, तो फिर बहुत सारे सवालात उठे गए कि ये अभी छोटा है, ये अभी कुछ है, इसको भी आने दो। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया देखी। फाइनेंशियल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा क्राइसिस नहीं आए, क्योंकि फिर एज गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट की। गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट की? गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था, आई गेस उन्होंने, हाँ, उसके जो हमारी एजुकेशनल वो था वो तो नहीं हुआ था, लेकिन जो उन्होंने एक रकम दी थी कि हाँ ये हम कहेंगे, वो उन्होंने दी, ये मैं बात कहूँगा कि उन्होंने दी। और सिंध उससे गवर्नमेंट बहुत और सिंध गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, और उससे काफ़ी हेल्प हुई हमारी फर्दर ये जितने भी साल हमने काम किया। सुना है साबरी खानदान अमजद साबरी साहब चलाते थे, माली और हर चीज के हिसाब से। कह सकते हैं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में साबरी फैमिली गद्दी वाला सिस्टम होता है, कि गद्दी टू गद्दी पास होती है, तो वो उस गद्दी पे वालिद साहब थे मेरे जब वो हयात थे, तो इसलिए वो सब लोग उस लेके चलते हुए। उसके बाद बड़े घरेलू मामलात भी हुए, खानदान में बड़े तनाज़ात भी सुना है कि नहीं, देखें ये तो हर जगह ही होता है, हर जगह ही थोड़ी सी पॉलिटिक्स तो आ जाती है, लेकिन हाँ कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं मतलब आप हैं, अब आप कवाल बन चुके हैं तकरीबन, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश बस वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन फिर चाचू तलहा साबरी साहब और इसके अलावा आपके ख़ानदान के लोग वो भी कवाली पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग मामला। तो बिल्कुल, ये सब हाँ, क्या मैं चीज़ें इसको हैं? आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ गद्दी का सिस्टम होता है। जब अब्बा के पास जो गद्दी आई थी मेरी, वो आई थी साबरी ब्रदर्स की, हाजी गुलाम फरीद साबरी और हाजी मकबूल अहमद साबरी की गद्दी को संभाला था अब्बा ने मेरे। उस गद्दी को अब संभाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी कुछ पिक्चर्स भी हैं, ताजपोशी भी हुई हुई है मेरी, गंडाबंदी भी होती है इसको जब गद्दी, क्योंकि 40वें के ऊपर ये रस्म की जाती है हमारे यहाँ की, जैसे अब मेरे अब्बा के इंतकाल के 40वें के ऊपर रस्म हुई अच्छा, थी। छेलम पे। हाँ, कि चलम के ऊपर ये रस्म हुई थी कि मुझे उस गद्दी का वो वारिस बनाया दिया गया, गया था। और मेरे ताजपोशी हुई, मेरे सर पे पगड़ी बांधी, पग पहनाई जाती है, अच्छा। वो सब चीज़ें हुई, और उसके बाद से मैं बैठा हूँ उस गद्दी के ऊपर। अच्छा, मतलब अमजद साबरी के बाद अभी मुजद्दिद हाँ, साबरी साहब कोशिश गद्दी कर पर रहे हैं, हैं, कोशिश कर रहे हैं। गद्दी पे तो बहुत पहले ही बिठा दिया गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि उस गद्दी की रूहानी ताकत और वैसे पावर क्या है। मुखालफत भी बहुत हो रही है। नहीं, मुखालफत तो से तो इतना मुझे नहीं हो तो रही है। नहीं, डर और टेंशन की तो कोई बात नहीं। मैं खुद, अच्छा, मैंने बहुत जगह ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि मुझे खुद इतना शौक नहीं है कि उस गद्दी के ऊपर मैं कंटिन्यू करूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई ऑन मोहम्मद जो है, क्योंकि मेरे अब्बा को ऐसा लगता था कि वो कंटिन्यू करेगा उनकी लेगेसी, क्योंकि अब्बा के टाइम पे मैं थोड़ा शायद छुपता था स्टेज से और पीछे बैठता था, कि जब हमारी फैमिलीज वगैरह जाती थी, अच्छे जो शोज होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, उसमें पूरी फैमिली जाती थी, तो मैं छुप जाता था अम्मा के पीछे, और भाई मेरे कजन्स भी सब वो स्टेज पे बैठते थे, और अब्बा को लगता था कि ऑन जो है वो इस लेगेसी को टेक ओवर ऑन वैसे करेगा। कवाली अब मेरे साथ कर रहा है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेन करूँ साथ साथ, और माशाल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है। क्या लगता है आने वाले वक्त में अमजद साबरी की जगह कौन ले सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि
कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मतलब उस लेवल देखें वो लेवल भी जो स्टैंडर्ड वो छोड़ के गए तो वो इजी स्टैंडर्ड तो नहीं, उसको मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे की अपनी खूबी है, हर बंदा अपनी तरफ से अपने आप को प्रेजेंट करना जानता है। और एक आपके प्लेटफॉर्म्स में एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि कंपेयर करना छोड़ दें, कि ये कंपैरिजन जो है ना कि भाई तुम्हारा अब्बा तो ऐसा था, तुम्हारा अब्बा नहीं, वो तो अब्बा है हर थे, चीज। हाँ कुछ आदतें उनके अंदर उनसे हम में आई होंगी, लेकिन हम हैं, हम उनके मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, औलाद है हम। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा मुझे कि अब क्या सूरत हाल है। सुना है कि आप लोग अमजद साहब जब जिंदा हुआ करते थे तो वो लियाकताबाद नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। बिल्कुल। जितने भी माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको दिया, अल्लाह उन्होंने बहुत दिया उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने लियाकताबाद नहीं छोड़ा। बिल्कुल। लेकिन अब सुना है कि आप लोगों ने लियाकताबाद छोड़ दिया है। लियाकताबाद तो हमने अब्बा के इंसिडेंट के 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। 2017 में हम लाहौर मूव कर गए थे। बेसिकली हम पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे थे, सारी एम्बेसीज वगैरह थी, जर्मन एम्बेसी, कैनेडियन एम्बेसी और यूएस की हमें वीज़ाज देने के लिए बैठे हुए थे कि आप हमें सिर्फ ऑर्डर करें, हम आपको अजाइलम दें। और क्योंकि अजाइलम के बाद हम वैसे भी पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। अच्छा, अजाइलम के बाद मेरे ख्याल से एक टाइम स्पैन होता है 10 साल का या कुछ सालों का, कि उसमें आप वापसी आ सकते हैं, क्योंकि अजाइलम भी हमें इसी बेसिस पे मिलता ना कि अगर हम वहाँ रिपोर्ट करते जाके कोर्ट में बोलते कि भाई हमें अपने ही मुल्क में हमारी सिक्योरिटी, जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो इस बेसिस पे हमें अजाइलम मिलता। तो फिर इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, हम लाहौर मूव हो गए। शिफ्ट हो गए थे क्योंकि यहाँ लाहौर, पे। हाँ कराची से निकल के लाहौर मूव हो गए। और फिर क्या क्योंकि वजूहत थी? वही कि बस एक जो एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ था, उस सबसे बाहर निकलना था। खानदानी मुखालफत भी थी। नहीं, खानदानी मुखालफत तो नहीं कहेंगे उसे, हाँ, लेकिन ये कहेंगे मुखालफत तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब वो खानदानी हाँ, कुछ होते हैं मामलात जो उस टाइप के कि फिर हाँ, आपने। लेकिन बहुत सारे लोग इस फेवर में थे कि हम लोगों को लाहौर लेके जाना चाहिए। बहुत सारे हमारी फैमिली में से लोग थे कि वो मना कर रहे थे कि लाहौर नहीं जाओ, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसको कंटिन्यू करवाओ, मतलब मैं तब से ही कंटिन्यू करना शुरू कर देता, या कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अभी से ट्रेन करो। तो इस टाइप की मुखालफत मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो सीट से लेके मुखालफत कोई इतनी खास नहीं रही। फिर आप लोग लाहौर शिफ्ट हो गए? फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर, अभी लाहौर में ही रहते हैं आप? फैमिली मेरी लाहौर में ही होती है, मैं वापस आ गया हूँ कराची। मैं और मेरा छोटा भाई जो ऑन है, हम वापस कराची आ गए। तो अब क्या आगे का प्लान क्या है? अभी प्लान तो फिलहाल बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। और आगे तो मेरा प्लान, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा कारोबारी आदमी हूँ, तो मेरा दिमाग सारा ज़्यादातर कारोबार की तरफ ही होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि हाँ, अभी ऑन जो है वो थोड़ा छोटा है, अभी थोड़ा शाय है, अल्लाह अल्लाह करके उसके अंदर स्टेज कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ के अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मैं स्टेज के ऊपर हूँ, क्योंकि मैं 12-13 साल की उम्र से ही ये मुझे वही मुजद्दिद था जो छुपता था स्टेज पे जाने से। हाँ, नहीं, हाँ, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में अब इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना मैं स्टेज के ऊपर कंफर्टेबल फील करता हूँ, जब क्योंकि ऑडियंस है, मुझे पता है कि मैंने यहाँ क्या करना है। हाँ, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऑन के अंदर डेवलप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस जो है वो अपग्रेड हो रहा है, और मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द इस काबिल हो जाए कि फिर मुझे भी परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। वो अच्छा, ही नाम लेके मुजद्दिद चले। साहब मुझे ये बताइएगा, अमजद साहब तलकीन तो करते होंगे, बहुत सी बातें आपके दिमाग में अभी भी घूमती होंगी वालिद साहब की। बहुत सारी घूमती हैं, हर हवाले से घूमती हैं। जैसे अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब्बा की बहुत सारी बातें अब्बा के जाने के बाद हमें पता चली, अच्छा, कि उससे पहले इतनी हमारे सामने नहीं थी, लेकिन अब्बा के जाने के बाद जब उनके दोस्त, उनके कज़न, और उन्होंने हमें उनकी स्टोरीज सुनाई, उनकी बातें बताई कि ये कहा करते थे, ऐसे किया करते थे, तो फिर बड़ी फैसिनेटिंग लगी कौन हमें। सी स्टोरीज थी? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी और व्यूअर्स को भी सुनाए जरा। जैसे अब थोड़े से, मैंने आपको पहले ही बताया कि फिल्मी मिजाज के आदमी थे, बिल्कुल। एक्टिंग का भी शौक था उनको, अच्छा। और 2-3 टेलीफिल्म्स भी की हुई हैं उन्होंने, और प्रोड्यूस भी की हुई हैं। बाहर ऐसे एक इंटरनेशनल मैच चल रहा था हमारे नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, तो उसमें मेरे अब्बा, वो मैच रुकवाया गया था, शायद आपको याद हो, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज था या आई गेस। तो जब वो मैच रुकवाया गया था, उसमें अब्बा का मेरे एक बहुत बड़ा हाथ था, कि एज सच वो था कि वो थे वीआईपी इंक्लोजर में बैठे हुए थे बॉक्स में, तो उनके जितने भी टीममेट्स से ग्राउंड के अंदर आगे पीछे, उन्होंने देखा कि उनके दोस्त यार, कजन वगैरह थे, उन्होंने सब ने ग्राउंड में छलांग लगाई और सब वीआईपी इंक्लोजर की तरफ भागने लगे। तो उस गर्मा गर्मी से जो है वो पूरा मैच स्टॉप हो गया और वो बंद कर दिया गया, क्योंकि तकरीबन 6-7 लड़के, 8 लड़के ग्राउंड में कूद गए। फेंसेस भी इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, तो वो कूद के, जब पुलिस वालों से भी थोड़ी सी हाथम क्योंकि हो गई, थोड़ी सी बदअखलाकी हो गई, और फिर एक
किस्सा ये है कि इंटरनेशनल मैच रुकवाया, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा मुजद्दिद साहब ये बताएं, जी। तलकीन तो करते होंगे, और क्या उन्होंने कभी ये चीज सोची थी कि आपके बाद उनकी सीट कौन संभालेगा? हाँ। या नहीं, कौन ऑन कवाल को की ही तरफ जाएगा? ऑन को ही उन्होंने कहा था कि उनको ऐसा लगता था कि ऑन ही इस गद्दी को आगे लेके चलेगा, क्योंकि जब तक वो थे तब तक मैं तो छुप छुप के बैठता था तो उनके, आपको क्या बनाना चाहते थे वो? अच्छा मेरे अब्बा हम पे आज तक, मतलब जब तक वो थे तब तक कोई भी उन्होंने जबरदस्ती नहीं की कि तुमने ये करना है ये करना है। उनका मेन मोटिव था कि तुम पहले पढ़ लिख लो, एक डिग्री होल्डर बन जाओ, फिर तुमने जो मर्जी करना है, चाहे वो इसी फील्ड में करना हो चाहे किसी और फील्ड से रिलेटेड करना हो, वो तुम पे टोटली तुम पे ही है। उनकी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं था कि ये करना है ये करना है ये करना है। हाँ, उनको ये लगता था कि लेगेसी जो कंटिन्यू ऑन करेगा। अच्छा मुजद्दिद साहब मुझे ये बताएं, वालिद साहब को शहीद कर दिया गया, उसके बाद जो ये केस था, इस केस को किसने परसू किया? पहले सिंध पुलिस के हाथ में भी था, फिर उसके बाद रेंजर्स के पास भी गया, और एंड पे मेरे ख्याल से इसको आर्मी ने कंसिडर किया और टेक ओवर किया केस को। इंसदाद दहशतगर्दी में केस बिल्कुल, चल रहा था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप लोगों में से कोई इस केस का मुद्दई नहीं बना? नहीं, मेरे या सरकार की हाँ, मुद्दईयत में है? सरकार की मुद्दईयत में है ये चीज़, क्योंकि अच्छा एक तो मैंने आपको बताया हमारे घर वाले भी इन्वॉल्व करना नहीं चाहते थे इसके अंदर, और हमें ऑर्डर्स भी ये थे कि हम बाकी भी खुद सामने नहीं आए, खुद भी जो है हम उसमें केस के अंदर ज़्यादा हमारी पेशियां उम्र आप लोगों की बिल्कुल 12-13 साल हमारे 10 उम्र थी। बिल्कुल और मेरे तायबू वगैरह ने इसमें मुद्दत की होगी, और वो गए भी होंगे, उनको देखा भी होगा उन सब चीज़ों को, और केस से रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर मालूमात हमारे घर के बड़ों को ही होगी। मुझे वही चीज़ें पता हैं जो आज तक टीवी पे चल रही हैं। मैंने भी इस केस को जो स्टडी किया है, सिर्फ यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, जो न्यूज़ चली है, उस सब चीज़ों को देख के हम इस नतीजे तक पहुंचे। तो इस केस में अब आप ये बता रहे हैं कि आपके तायब्बू और वो इस केस को कर रहे हैं, लेकिन तो कभी आप लोगों से घर में भी इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन कोई डिस्कशन नहीं हुई इस सवाल से। अच्छा, ये नेशनल स्टेडियम वाले सीन के बाद, किस्से के बाद मुझे एक चीज याद आई, क्रिकेट से भी बड़ा लगाव रखते थे मुझे, बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और बहुत पसंद करते थे, खेलना भी और सिखाना भी। अच्छा, आप लोगों को सिखाई है वैसे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिखाई हमें हाथ घुमाने का तरीका बताया कि हाथ घुमा के इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करनी है, रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, और बैटिंग की जो टेक्निकलिटीज हैं वो हमें समझाई कि इस ड्राइव को कैसे खेलना है, हर शॉट को नहीं मारना, घुमानी नहीं है, हर बॉल को तरीके से खेलना है। अच्छा, इतना लगाव रखते थे। मैचेस भी आई थिंक लियाकताबाद में करवाए जी, गए। बहुत मैचेस खेले हैं उन्होंने, और एक हमारे लियाकताबाद आलू खेत में 4 नंबर का स्कूल ग्राउंड बहुत मशहूर है, वहाँ पर सेलिब्रिटी 11 वैसे साबरी 11 एक मैच कराया गया था। मुझे एग्जैक्टली सन तो नहीं याद कि किस ईयर में हुआ था ये, लेकिन हुआ था ये पॉसिबल। मीडिया इंडस्ट्री के जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब हमारे इलाके में ही खड़े हुए, किसी कोने पे कोई पान खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई, मतलब पूरी इंडस्ट्री लालू खेत में ही नजर आ रही थी। लियाकताबाद लालू खेत में 4 चांद लग गए होंगे। बिल्कुल। अच्छा अमजद भाई के कोई, अगर हम बात कर लें यादगार वाकयात या लम्हात जो आप शेयर करना चाहें हमसे? बहुत सारे उनके साथ वाकयात ऐसे हैं कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा जॉली थे। एज अ फ्रेंड उन्होंने हमें चीज़ें गाइड की हैं, बताया है बचपन से ही। हाँ, झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत थी उनको, कि झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, और उस पर भी मैं मार खा चुका हूँ। एक ही दफ़ा बहुत ख़तरनाक पिटाई लगी मेरी अब्बा से, वो झूठ बोलने पे ही लगी है, और उसमें भी उस ग्राउंड का ही किस्सा था। अच्छा, अमजद साहब के जाने के बाद जब आपने स्टेज संभाला तो पहली बार क्या फीलिंग्स थी? बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उन की ज़िंदगी में वो बच्चा था कि मैं नहीं परफॉर्म करता था। मैं स्टेज से थोड़ा सा कतराता था, डरता था, पीछे बैठ जाता था जाके। तो उसके बाद एक अटेंशन मिलना जब स्टार्ट हुई एकदम ही, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करने लग गया था मैं, क्योंकि एक मैंने बताया मैं बहुत शाय आदमी था। एकदम अटेंशन मिली, चैनल्स से कॉल आई, इधर भी जाना है उधर भी जाना है। 12-13 साल का बच्चा क्या क्या उसको कंटिन्यू करता है, क्योंकि फिर ऐसा हुआ सान्या होने के अगले दिन से ही क्योंकि बेसिकली ऐसा हुआ था कि जितने भी चैनल्स के साथ अब्बा का कॉन्ट्रैक्ट था उस रमज़ान में, 2016 का जो रमज़ान ट्रांसमिशंस का एरा था, उसके अंदर क्योंकि एक चैनल ने मैं A+ की बात करूँगा। A+ में जब टीम थी अब्बा की, माया खान और हसान बिन खुशीर, फरहान अली वारिस, तो उसमें मैं फरहान चाचू और हसान चाचू, हसान बिन खुशीर नात ख्वां बहुत मशहूर माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है नात ख्वानी में, तो उन लोगों ने ये चीज़ का कहा कि हम, क्योंकि फरहान चाचू को भी और हसान चाचू को भी हम चाचू बोला करते थे, क्योंकि एक फैमिली का सा माहौल था।
जब हसन चाचू के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो उनको अब्बा ने इंट्रोड्यूस कराया था इंडस्ट्री में, और फरहान चाचू को भी इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने ही। तो उन्होंने वो चीज़ को नोटिस करते हुए कहा कि अब अमजद भाई का जो बेटा है बड़ा मुजद्दिद, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उन्होंने मुझे उस चैनल पे, जिस चैनल पे अब्बा की ट्रांसमिशन चल रही थी, उस पे तो बुलाया है, और बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स चैनल पे थे वो सारे रीन्यू हो गए मेरे नाम से, सेम सब चीज़ें सेम, बस कंटिन्यू उसको मैं करूँगा। सही। तो वो चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैं मतलब घर में भी आए हैं तो कोई ना कोई चैनल जो है वो इंटरव्यू करने के लिए वेट में ही बैठा हुआ है, घर से स्टूडियो जा रहे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें ही हो रही हैं, ये मैटर था। अच्छा मुजद्दिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कभी सोचा था कि इतनी सी उम्र में इतनी भारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी? नहीं, ये तो कोई भी नहीं सोच कि सकता इतनी है, हाँ, जल्दी कि सर से ऊपर से कि वालिद का। बिल्कुल, लेकिन हाँ, सोचा तो नहीं था, लेकिन उसको अब ये चीज़ हो गई है, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेंस तो है अंदर अपने मेरे, कि हर चीज़ को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ, आर्ग्यू करने की ज़्यादा आदत नहीं है। तो ये है कि हमने फिर उसके बाद अब आगे कैसे चलना है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। यकीन था अपने ऊपर? नहीं, यकीन तो मुझे आज भी नहीं है कि मैं इतना कुछ कर लूँगा, हाँ, लेकिन एम्बिशियस बहुत हूँ, प्लानिंग बहुत है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑडियंस और व्यूवरशिप जो है, व्यूवर्स हैं, इनके लिए एक अगर आप कवाली सुना दें। मैं एक अशार, वैसे तो मैं भी ट्रांसमिशन से ही आया हूँ, बड़ा थका हुआ गला हो रहा है, अगर कोई गलती कोताही हो तो हमारी ऑडियंस से मैं माजरत कर लेता हूँ। आखिरी एक कलाम जो उन्होंने समा पे पढ़े थे, उसके एक आध शेर में आपको समातों की नज़र पेश कर देता हूँ। जब वक्त नज़र आए दीदार ताजना, मैं कब्र अंधेरे में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरे कहने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरे कहने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए तो दीदार ताजना। बहुत बहुत शुक्रिया मुजद्दिद साहब। नाज़रीन, ये थे अमजद साबरी शहीद के साहबजादे, और इनकी जानिब से बताया गया कि वालिद साहब को जब शहीद किया गया उसके बाद क्या मुश्किलात दरपेश हुई और इस केस के अंदर कौन कौन मुलव्विस थे, ये सब सारी सूरत हाल इन्होंने बयान की। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।